नमस्कार SYBA ना विद्यार्थी मित्रों। हमने उदय प्रकाश के 3 काव्य देखे, क्योंकि ईंट हो तुम दीदी, तानाशाह की खोज एवं महाजनों येन गतः। अब हमने 2 काव्य कर लिए हैं। अब तीसरा काव्य है महाजनों येन गतः। प्रस्तुत काव्य का शीर्षक है कि महाजनों येन गतः, यानी कि महाजन जिस रास्ते पर चलते हैं वह। अब कवि ने यहाँ पे महाजन शब्द है वो किसके लिए चुना है, उसका विचार हम विस्तार से करेंगे। उससे पहले देखें तो उदय प्रकाश की कविताओं में घर, परिवार एवं मानवीय रिश्तों की खुशबू का एक एहसास होता है। वे सामान्य जनता के हक और अधिकार की लड़ाई की बात अपनी कविताओं में करते हैं। इनकी कविताओं में उपेक्षिताओं का शोषण करने वाले तानाशाह और महाजनों के प्रति जो आक्रोश व्यक्त हुआ है वह उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। उदय प्रकाश देश की वर्तमान परिस्थिति से भली भांति वाकिफ थे, इसलिए ही उन्होंने ऐसे काव्य लिखे कि जिनसे प्रजा है वो वाकिफ हो और प्रजा को ये पता चले कि कौन से नेता उनका शोषण कर रहे हैं। से ही प्रेरित होकर कवि ने यहाँ पे महाजनों येन गतः नाम का काव्य लिखा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने महाजनों के पथ अर्थात उनके जो काले कारनामे हैं, फिर शोषण के वो नए नए तरीके अपनाते हैं, उनकी जो कुटिल नीतियाँ हैं, हिंसावादी रवैये हैं जो वो जनता के प्रति करते हैं, फिर उनकी शोषणखोरी, सूदखोरी, अलग अलग तरह के वो षड्यंत्र रचते हैं एवं पाखंड करते हैं आदि का कवि ने बड़ी ही बेबाक तरीके से प्रस्तुत कविता में चित्रण किया है। महाजनों की जो काली नीति है अर्थात उनकी जो हिंसावादी प्रवृत्ति है, उनका कवि ने इस प्रस्तुत कविता में पर्दाफाश किया है कि किस तरह वो जनसाधारण की निर्बलताओं का या फिर तो उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं। यह बात कवि उदय प्रकाश ने प्रस्तुत कविता में दिखाई है। महाजनों की काली करतूतों से और उनकी करतूतों से तंग आकर जनसाधारण की क्या हालत हो गई है, ये कवि ने बड़े ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत कविता में व्यक्त किया है। अब इनकी पंक्तियाँ देखें तो इसी पथ से गए हैं महाजन, यही पथ है, पत्तियाँ अभी तक हिल रही हैं, अंधेरा अभी तक काँप रहा है। अब कवि ने यहाँ ये पथ का अर्थात वही मार्ग का वर्णन किया है जहाँ से ये महाजन गए हैं, अर्थात यही इसी जगह पे जो महाजन हैं उन्होंने जनता को भली भांति लूटा है। पत्तियाँ अभी तक हिल रही हैं और अंधेरा अभी तक काँप रहा है। अब कवि ने यहाँ पे पत्तियाँ शब्द का प्रयोग किया है और पत्तियाँ का प्रतीक कवि ने यहाँ पे भोली भाली जो जनता है उसको किया है। कवि ने यहाँ जनता को पत्तियों का प्रतीक कहा है और पत्तियों के हिलने से कवि का तात्पर्य है कि जनसाधारण के जीवन में ये महाजनों की कुटिल नीति से कैसी अस्थिरता आ गई है, उन लोगों के ये पाखंड रवैये से, महाजनों के षड्यंत्र से जो साधारण जनता है उनका जीवन कैसे अस्त व्यस्त हो गया है, ये कवि ने इन पंक्ति के माध्यम से कहा है। फिर दूसरी है कि अंधेरा अभी तक काँप रहा है। अब अंधेरे का काँपना अर्थात महाजनों की शोषण से जो प्रजा है वो डरी हुई है, इसलिए कवि ने यहाँ अंधेरे के काँपने से जो जनता इन महाजनों के शोषण से डरी सहमी रहती है उसका वर्णन इन पंक्ति के माध्यम से किया है। इस प्रकार कवि ने प्रथम पंक्ति में पत्तियों का प्रतीक बनाया है जनता को और अंधेरे का काँपना अर्थात प्रजा का डरना। इस प्रकार कवि ने प्रथम पंक्तियों में कि जो हमारे महाजन हैं, जो अर्थलोलुप स्वार्थी महाजन हैं, वो किस प्रकार अपने कार्यों एवं कुकर्मों से जनता को डराते हैं, इस बात का वर्णन कवि ने इन प्रथम पंक्तियों में किया है। तो चलो मित्रों, अब हम आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। तो यह है उनकी असरफी, ये हैं खून के दाग, ये रहे चिड़िया के डैने, ये हैं उनके निशान। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने
महाजनों को जो जनता से हड़प लेने की प्रवृत्ति है वे दर्शाई हैं। अर्थात महाजन हैं वो जनता को थोड़ा थोड़ा सा कुछ देंगे और उनके पास इससे ज़्यादा संपत्ति हड़प लेंगे। अब यहाँ पे कवि ने असरफी शब्द का प्रयोग किया है। असरफी का मतलब होता है सोने का सिक्का। अभी हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास असरफियाँ पड़ी हैं, यानी कि सोने के सिक्के, तो वो उनके पास कहाँ से आ गए होंगे। तो ये महाजनों ने ये असरफियाँ सोने के सिक्के वो जनता के पास से लूटे होंगे। उन्होंने इनके बदले में कुछ थोड़ा सा देकर उनके पास से ये सब कुछ ले लिया होगा, यानी कि यहाँ पे महाजनों की हड़प लेने की नीति है वो कवि ने यहाँ दर्शाई है। कवि ने दूसरी पंक्ति कही है कि ये हैं खून के दाग। इसका मतलब ये होता है कि महाजन हैं वो जनता से सब कुछ लूट लेना चाहते हैं, और अगर इसके खिलाफ कोई व्यक्ति आवाज़ उठाना चाहता है तो वो इस हिंसक रवैये से खून की नदियाँ बहा सकते हैं, यानी कि इनके मार्ग में जो भी बाधा डालता है या फिर भी कोई बीच में आता है तो वो उसको मौत के घाट उतार देते हैं। यानी कि महाजनों की यहाँ हैवानियत भरे जो हिंसक रवैये हैं उनको कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से दर्शाया है कि ये हैं खून के दाग। अर्थात वो अपना काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो किसी को मौत के घाट भी उतार सकते हैं। ये रहे चिड़िया के डैने, ये हैं उनके निशान। चिड़िया के डैने अर्थात जो महाजन हैं वो मनुष्य की ज़िंदगी किस प्रकार अस्त व्यस्त कर देते हैं, यानी कि उनका मानवी का जो एक खुशहाल बना बनाया परिवार होता है उनको वो किस कदर बिखेर देते हैं, फिर वे उनके निशान छूट जाते हैं। ये कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से दर्शाया है कि वो महाजन अपनी लेन की प्रवृत्ति में किसी भी मानवी का घर उजाड़ भी सकते हैं। यह बात का इशारा कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से किया है। अब हम आगे की पंक्तियाँ देखेंगे कि चिड़िया अभी तक चीख रही हैं, सो नहीं रहे हैं बच्चे, छर्रे अभी तक हवा में हैं। अभी कवि ने यहाँ पे दो प्रतीकात्मक प्रतीक बताए हैं, एक तो चिड़िया का चीखना और दूसरा के बच्चों का नहीं सोना, अर्थात बच्चे को नींद न आना। अभी कवि ने यहाँ पे चिड़िया के माध्यम से जनता की बात कही है और चिड़िया के बच्चे के माध्यम से जनता के बच्चे की बात कही है। चिड़िया अभी तक चीख रही है, यानी कि जो जनसाधारण लोग हैं वो ये महाजनों के दुष्कर्मों से अभी तक हाहाकार कर रहे हैं, यानी कि उसकी ये दुष्प्रवृत्ति से वो चीख रहे हैं और उनके कारण उनके जो जनता के जो नन्हे नन्हे मासूम बच्चे हैं वो सो नहीं पा रहे हैं, अर्थात महाजनों की इन दुष्प्रवृत्तियों से वे डरते जा रहे हैं, इनके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही है। कवि ने यहाँ नन्हे नन्हे बच्चों के माध्यम से ऐसे बच्चों की बात कही है कि जिनके कंधों पर भारत के भविष्य का सपना देखा जा रहा है। ये छोटे छोटे और मासूम बच्चे हैं जो इन महाजनों की कुप्रवृत्तियों से डरते रहे हैं, जो हर वक्त सहमे सहमे डरे से रहते हैं, वो अपना भविष्य किस कदर सुधारेंगे। जिन छोटे बच्चों पर हमारा भारत का निर्माण टिका होता है, अगर वही निर्माण ही नींव ही कच्ची होगी तो हमारे भारत का निर्माण कैसे होगा। तो कवि ने यहाँ इन नन्हे नन्हे बच्चों से जो इन महाजनों की कुप्रवृत्तियों से डरे पड़े हैं उसकी ओर भी इशारा किया है। महाजनों के इन रवैये से जन साधारण भी डरे हुए हैं और उनके कारण उनके बच्चे भी हर वक्त सहमे से रह रहे हैं, केवल इन महाजनों की प्रवृत्तियों के कारण। तो अब हम आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। ये है चिड़ियों के टुकड़े, ये रहे कुछ फूटे हुए अंडे, ये है अखबार का पन्ना। अब कवि ने यहाँ बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन तीन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें सब कुछ बतला दिया है कि महाजन अब हैं वो कितनी हद अपनी पार कर सकते हैं, वो अपनी इन नीच हरकतों से कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से समझाया है। ये हैं चिड़ियों के टुकड़े, अर्थात महाजनों की जो काम के आड़े कोई भी व्यक्ति आता है तो वो उसे मौत के घाट उतार देते हैं।
और उनके इन दुष्परिणाम की वजह से कई स्त्रियों के सुहाग हैं वो उजड़ जाते हैं। इसलिए कवि ने ये हैं चूड़ियों के टुकड़े के माध्यम से कवि ने ऐसी स्त्रियों की बात कही है जिनके सुहाग उजड़ गए हैं। इन महाजनों की दुष्प्रवृत्ति के कारण इन स्त्रियों के पति हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए कवि ने यहाँ टूटे हुए चूड़ियों के टुकड़ों के माध्यम से उन स्त्रियों के मृत पतियों की बात कही है। फिर ये रहे कुछ फूटे हुए अंडे, अर्थात महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे कि जिनका जीवन कितना अंधकार है, वे अभी इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। उन बच्चों ने अभी तक इस दुनिया में एक कदम तक नहीं रखा, फिर भी उन पर इतनी मुश्किलें आ रही हैं। कवि ने यहाँ पे फूटे हुए अंडे कहा है, यानी कि उन महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे उनकी गर्भ में ही मर जाते हैं। ये कवि ने यहाँ पे फूटे हुए अंडे का प्रयोग किया है। फिर कवि ने यहाँ पे अखबार का एक पन्ना, इसके माध्यम से कवि ने ये बताया है कि महाजन चाहे कितनी भी दुष्प्रवृत्तियाँ क्यों न करे, फिर भी उनके विरोध में कोई भी केस दर्ज नहीं होता और उनका कोई भी नाम या फिर किस्सा वो अखबार में देखने को नहीं मिलता। यानी कि महाजन हैं वो आम जनता में खून की नदियाँ भी बहा देते हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई आँच तक नहीं आती है। कवि का कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो महाजन हैं उनके आगे तो कानून भी कुछ नहीं कर पाती। आगे की पंक्तियाँ देखेंगे, उसी तरफ जहाँ संगीत हैं, उसी तरफ जहाँ शब्द मांजे जाते हैं, जहाँ मंत्रों की तरह पढ़ी जाती हैं कविताएं, जहाँ गढ़ी जाती हैं अमानुषिक कलाएं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कहा है कि महाजन हैं वो जिस रास्ते से गुजरते हैं वह रास्ता अत्यंत असामाजिक, अभद्र एवं अश्लील होता है। कवि ने इसी बात की ओर इशारा किया है कि जो महाजन हैं वो कैसे रास्ते चुनते हैं, तो वे समाज में जो जहाँ सामाजिकता का न्याय हो वैसा रास्ता वे कभी नहीं चुनते। यानी यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य है कि जो महाजन हैं वो चाहे कितनी भी गंदी या अश्लील हरकतें करें तो उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो अपना कार्य अपने तरीके से करते हैं और यदि इनके मार्ग में कोई बाधा डालता है तो वो अपने तरीके से उन्हें निपटा भी सकते हैं। इसी प्रकार उनको इनकी क्रियाएं करने से कोई रोक नहीं सकता। ये पंक्तियां हैं, उसी तरफ जहाँ कानून है यही है पथ जिधर से महाजन गए हैं, यही है पथ इसी पथ से आओ पीछा करे उनका। अब कवि ने यहाँ बड़ा ही कड़वा सत्य हमारे तरफ रखा है कि महाजनों के रास्ते में आने वाले न्याय और कानून भी गरीब, शोषित एवं दिनहीनों के हित चिंतक नहीं है। यानी कि महाजन चाहे कुछ भी जनता से करते रहे, वो जनता का शोषण करे या फिर तो उन्हें मौत के घाट उतार दे, फिर भी जो कानून यानी कि हमारे जो रखवाले हैं, जहाँ हमें कुछ उम्मीद होती है कि वो हमारी कुछ रक्षा करेंगे या हमारी कुछ मदद करेंगे, वो ही हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। यानी कि महाजनों के सामने तो कानून की भी कुछ नहीं चलती। इसलिए कवि ने अब हमें जनता को जागरूक करते हुए कहा है कि अब इन दरिंदों से निपटने के लिए हमें शांति और शालीनता का मार्ग नहीं अपनाना है, बल्कि उन दरिंदों को उनके ही भाषा में हमें जवाब देना है। दरिंदे हैं ये शांति और शिष्टाचार की भाषा समझने वाले नहीं हैं। इस बात का समर्थन ये कविता पंक्ति में होता है कि यही है पथ इसी पथ से आओ पीछा करे उनका। यानी कि ये वही पथ हैं जिन पर महाजन चलते हैं। अब उन्हीं पथ पर हमें चल के उन्हें इस बात का स्पष्ट जवाब देना है। यानी कि कवि ने हमें ये कहा है कि जहाँ काम अहिंसा से ना बने वहाँ हमें हिंसा का रास्ता भी अपनाना चाहिए। यानी कि अपनी खुद की तो देश की रक्षा के लिए जो जैसे हैं उससे भी थोड़ा और ज़्यादा उठकर हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। यानी कि महाजन हैं ये अगर टेढ़े रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें भी उनको वैसे ही रास्ते पे चल के टेढ़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये दरिंदे हैं जो शांति की भाषा समझने वाले नहीं हैं। तो हमें उन्हीं के शब्दों में
अशांति वाला जवाब उन्हें देना चाहिए। तो अंतिम पंक्ति के माध्यम से कवि ये कह रहा है कि जो महाजन हम पे जुल्म कर रहे हैं उन्हें हमें सहन करने के बजाय उन्हें उसका भली भांति उत्तर देना चाहिए। इस कविता के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि उदय प्रकाश ने एक और महाजनों अर्थात शोषक के जो जोर, जुल्म, षड्यंत्र एवं अमानवीय कृत्य हैं इसकी ओर इशारा किया है। तो दूसरी तरफ उससे जो त्रस्त जनसाधारण लोग हैं उनका यथार्थ चित्रण किया है। और अंत में कवि ने ये बताया है कि हमें उन्हीं की भाषा में उनसे निपटना चाहिए, यानी कि वे जैसा करते हैं हमें भी उससे के साथ वैसा करके अपने कार्यों का या फिर अपने पर जो उन्होंने कुकर्म किए हैं उनका बदला लेना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत माध्यम के अंत में कवि ने हमें बस इतना कहना चाहा है कि चाहे कोई भी हो, चाहे राजनेता हो, महाजन हो या फिर इससे भी ऊपर कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो हमारे तरफ शोषण करता है, हमें पीड़ित करता है तो हमें चुप ना रहकर उसका विरोध करना चाहिए। यही बात कवि इस कविता के माध्यम से जनता को समझाना चाहते हैं। धन्यवाद।